अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बताएंगे IMF ने जो है वो एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है, ये यकीनन एक इसकी जो इस्लाहात है वो ज़रूरी है, साथ साथ मालियाती अहदाफ को ख़तरे में डाल सकती है। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जब कहीं भी खत्ते में कशीदगी बढ़ती है तो यहाँ पर जानी और माली नुकसान होता है। तो IMF की एक वार्निंग है और इसको यकीनन जंग बंदी के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे कितना ज़्यादा मुस्बत असरात पड़े। साथ साथ अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ पर भारत की जानिब से एक अजीब सी सूरत हाल देखी जा रही है। जब से उनकी फ़िज़ाई हदूद बंद हुई है, उन्हें एक एयरलाइंस को अरबों रुपए का जो है वो नुकसान होता जा रहा है। डेली बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि एयरलाइंस की जानिब से काफ़ी इस चीज़ को कहा जा रहा है कि यकीनन ये जंग बंदी होनी चाहिए और ये जितने भी जो रीजन के अंदर नेगेटिविटी है वो ख़त्म होनी चाहिए। साथ साथ एक अजीब सी जारियत का जो एक स्टार्टिंग ऑफ हम कह सकते हैं वॉर का जो एक पुश है, वो यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी नामों वाली प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे पाकिस्तानी राइस, बासमती राइस, वो रजिस्टर कराने की कोशिश की गई है डिफरेंट कंट्रीज़ में। होता यह है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स अपने नाम की वजह से, अपने टेस्ट की वजह से, अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो अपनी टेस्ट की वजह से, अपनी खुशबू की वजह से बहुत मशहूर हैं। और अगर हम टेक्सटाइल क्लोथिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ कॉटन इज़ नेसेसरी। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो वो अपने नाम से रजिस्टर कराने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया। जाहिर सी बात है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, तो वो हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि उसको ओन भी करें। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि यकीनन ईरान और अफगानिस्तान से लेकर रूस तक जो हमारी रोड यानी रेलवे एक जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाए। साथ साथ हम उसे रोड से मुंसलिक कर लें। उससे होगा क्या? उससे हमारे पास ऑप्शंस ये मिलेंगे कि जो हमारा फ्रेट है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपोर्ट इजी हो जाएगी, गुड्स ट्रांसफ़र इजी हो जाएगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे कि रीजन में कनेक्टिविटी या राहदारी के मंसूबे कितना ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और साथ साथ जब हम ये सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत की, तो यहाँ पर हमें अपने अदर कंट्रीज़ के साथ भी कुछ एक हम कह सकते हैं ना डिप्लोमेसी स्टार्ट करना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में पहले ही पॉलिसी मेकर्स काफ़ी कीन दिखाई दे रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल एंड बिजनेस डिप्लोमेसी को साथ साथ लेके चला जाए और हमारे आने वाले दिनों की तैयारी अभी से हो जाए। सो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। अफगान ट्रांजिट पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी गई है, क्या फ़ायदा होगा? बजट भी आ रहा है, इससे कैसे टैक्स कलेक्ट होगा? आज ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि IMF ने जो $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, उसमें 11 न्यू कंडीशंस ऐड ऑन कर दी हैं। ये कंडीशंस क्या क्या होंगी? इससे पहले काफ़ी हम कंडीशनैलिटीज़ फुलफ़िल करते रहे हैं IMF की, और इसके साथ साथ जितनी कंडीशनैलिटीज़ हमने की हैं फुलफ़िल, उससे ही हमारी जो इकॉनमी है उसमें एक बूम दिखाई दे रहा है। आज हमारी इकॉनमी हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनली पूरा मीडिया भी कह रहा है, इंटरनेशनल जर्नल्स भी बता रहे हैं, पब्लिकेशंस भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी इकॉनमी में पैराडाइम शिफ्ट आया है। और फाइनली ये अगर हम कह सकते हैं कि IMF प्रोग्राम की वजह से भी है, तो ये गलत नहीं होगा। हम ऑलरेडी ये प्रोग्राम साथ साथ लेके भी चल रहे हैं और अपनी इकॉनमी को भी साथ साथ जो है वो बना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का एक आगाज़ करते हैं। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। ये सरमायाकारी मुल्की सनती तरक्की, रोजगार के मौके, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुल्की बरामदात में इजाफे का जरिया बनती है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है, सनती ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाता है और मकामी मार्केट में मुसाबकत का रुझान बढ़ता है। वतन अजीज में तवानाई, टेली कम्युनिकेशन, तामीरात और टेक्नोलॉजी के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को ज्यादा तरजीह दी जाती है। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत कारोबारी पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की मौसर हिकमत अमली के बायस गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ है, जिससे बैरूनी सरमायाकारी का हुजम $1.6 अरब तक पहुँच गया है।
SIFC का सिंगल विंडो मॉडल मंसूबाजाती सरमायाकारी और बैन वजारती रवाबित में नुमाया बेहतरी का सबब बना है। SIFC की जानिब से रवा माली साल के पहले 8 माह में अहम कंपनियों के इंतजाम की बदौलत $148 मिलियन का हुसूल खुशाइंद करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब की निजी कंपनी की जानिब से जियो पेट्रोलियम में 40%, जबकि मिस्री निजी कंपनी का एडवांस पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक के हुसूल के बायस मौसर बैरूनी सरमायाकारी को तकवीत मिली है। जी वेलकम बैक। रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक इशारिये जो है वो काफ़ी हद तक मुस्बत जो एक शक्ल है उसमें नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। खुशामदीद कहते हैं मोहसिन शकानी साहब यहाँ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम मोहसिन साहब। क्या कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की कशीदगी या हम कह सकते हैं उसकी इस्लाहात के लिए जो IMF ने एक वार्निंग जारी की है उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए खासकर एक होता है ना जानी और माली नुकसान भी होगा और तमाम जो मालियाती अहदाफ हैं उनको ये ख़तरे में डाल सकती है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद दूंगा जो पोजीशन हुई हमारी आर्मी ने, हमारे जितने भी इदारे थे उन्होंने जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया पाकिस्तान को और जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया भर में एक रिस्पेक्ट हुई, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। और डेफिनेटली जंग कभी भी बेहतर नहीं होती, कोई भी चीज़ें आप पे मुसलत की जाती है जब भी होती है, लेकिन जंग ना होना, इकॉनमी बेहतर होना, लोगों को उनकी ज़रूरियात पूरी करना एक रिक्वायरमेंट है। इकॉनमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें सबको इनको भी ये समझना चाहिए कि जंग का कोई हल नहीं है, हमें बैठना चाहिए, जो मसाइल है उनको हल करना चाहिए। और लॉसेस हो रहे हैं, ये नुकसान कर रहा है, इंडिया को सबसे बड़े नुकसान है। आप जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको ये सोचना चाहिए कि उनका सारा जो लोग इन्वेस्टर्स है सब बाहर की तरफ जाएंगे, कोई सिक्योर नहीं होगा। अगर जंग की बातें आप करेंगे तो पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स आउट होगी और हमारे लिए भी मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ जंग इस सूरतों में आपकी एयरलाइन को लॉसेस हो रहा है, आपके इंटरनेशनल जितने भी बायर्स हैं उनको लॉस हो रहा है और एक बड़ा मुश्किल टाइम हो जाता है। जिस तरीके से आप एक नफ़रत खाम एक इलेक्शन की वजह से पूरा सिस्टम ब्रेक कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। भारत को और पाकिस्तान ने ख़ुद दुनिया को ऑफ़र की है कि न्यूट्रलाइजेशन जो भी चाहे बैठे और इन मसाइल को हल करे। हम तो बैठने के लिए तैयार है और होना चाहिए, दुनिया में बैठ के ही मसाइल हल होते हैं, ना कि लोगों की जाने लेने से कोई हासिल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इकॉनमी है। सबसे ज़्यादा लॉसेस इस वक्त भी इंडिया को हो रहे और मज़ीद भी हो गए अगर वो इसी तरह इन्होंने अपनी सोच रखी तो। एयरलाइन तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया के इन्वेस्टर्स, मैं अभी UK में थे, लोग वहाँ से मूव करने की बात सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम इस वक्त अनसेफ है और जिस तरीके से आपने एक नफ़रत की चीज़ों को आगे बढ़ाया है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपका दुनिया में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है, लोग बैठते हैं और उनको पावर दिया जाता है ताकि हम इन चीज़ मसाइल को हल करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये कंडीशंस जो IMF की तरफ से आएगी हमें भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हम उन चीज़ों को मूव करते रहे हैं जितनी भी कंडीशन की बात हो रही है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स को, जैसे राइस, हमारी बासमती राइस एक स्पेशलिटी है पाकिस्तान की, इसको भी अपने नाम से रजिस्टर कराने की कोशिश की पाकिस्तान ने, ऑल्दो इसको नाकाम बनाया, लेकिन आप ये कैसे हर्ब इख्तियार किए जा रहे हैं? देखिए ये दुनिया भर में जब प्रोडक्ट उनके पास भी कुछ बासमतीज़ होते हैं और हमारी क्वालिटी ऐसी है जो दुनिया में पहचानी जाती है, पाकिस्तानी बासमती की एक अपनी डिमांड है, तो वो डेफिनेटली ये लोग इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे एम्बेसीज़ को, हमारे लोगों को, हमारी कंट्रीज़ को, फ़ॉरेन को इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स है जहाँ भी जा रही है दुनिया में उसकी प्रोडक्ट को मतलब हिफाजत भी करें, उनको किसी भी नाम से रजिस्टर्ड ना होने दिया जाए। और दूसरा ये कि जो प्रोडक्ट्स मज़ीद हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। हम रेमिटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, साथ में एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हर मैदान में हमें आगे बढ़ना है। हमारी साइज़ तो बहुत कम है, हम 62 बिलियन है, तो हमें तो बहुत बड़ा काम करना है इंशाल्लाह। और इस वक्त कौम एक पॉजिटिव है, मतलब मैं कहता हूँ एक पेज पे पूरी कौम है। बहुत दिनों के बाद हमें लगा कि हम सब, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए है और इस वक्त हमें सबको यही सोचना है कि हम इसको किस तरीके से आगे ले जाए। वो इकानमी हो, वो हमारे ताल्लुकात हो, हमारे जितने रिलेशंस हो, सबको मतलब दुनिया में अभी आप सोचें कि इतनी रिस्पेक्ट हुई है, ये जो हमारा जो हमने अपने आप को दिफा किया है
اور اس کا ریئیکشن دیا ہے تو آپ نے پوری دنیا میں آپ نے بہت بڑا ایک نام لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس وقت پوری قوم کو اپنی اکانومی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اکانومی پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے اس وقت. رائٹ. اچھا محسن صاحب, اب انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان ریجن کے اندر پاکستان, ایران, افغانستان, روس تک جو ہے چاہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک تھرو روڈ جو ہے وہ کوئی کنیکٹیوٹی ہو, راہداری بنے, ریل جو ہے اس کے منصوبے ہوں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا زیادہ ہمارے لیے ریجن کے لیے ون ون سچویشن ہوگی کہ ہمارے لیے فریٹ منیمائز ہو جائے گا, ہمارے گڈس ٹرانسفر ایزی ہو جائے گا, اور خاص کر 2-3 کنٹریز جب ایک لائن میں آ جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو خطے میں ہے نا بہت امپورٹنٹ لوکیشن ہے. اس کی جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے نا, ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن, آدھی دنیا کی پاپولیشن سے ہماری روڈ کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے اس وقت, اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ آپ کے فریڈ تو ہوں گے لیکن ایک ریلیشن بھی بلڈ ہوتا ہے جب روڈ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو ٹورزم ہوتا ہے, لوگوں کا آنا ہوتا ہے, آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہے, وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کا ہر چیز ریل از کوائٹ ہم کہہ سکتے چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو بائی ایئر. چیپ بھی ہے, روڈ ٹرانسپورٹ بھی آپ کی چیپ ہے, آپ کا کم ٹائم لگتا ہے آپ کا گڈس ٹرانسفر کرنے میں. چائنا کیوں سی پیک کر رہا ہے, ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں آپ جگہ. چائنا سی پیک پہ اتنا کیوں انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا پورا سسٹم, مطلب وہ وہاں سے فارس کی جگہ یہاں سے پاکستان سے پورے مڈل ایسٹ کو, پورے یورپ کو لے کے جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے لوگ بہت بڑا ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارے پاس افغانستان سے تھرو پورا رشیا ایریا ہے, ایران کے تھرو ہم ٹرکی اور پورا یورپ ہمارے پاس ہے, رشیا تک جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ان چیزوں پہ کام کریں, اور کوئی بھی پالیسی کوئی 10-20 سال کی کنٹینیو کرے. ہمارے لیے پالیسیز بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب تھوڑا سا اگر ہم اکانومی کے ان انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات کریں جو آن گوئنگ ہے, خاص کر بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کے اندر ابھی آج سے ہی بجٹ ٹاکس جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے مزید جو شرائط ہیں ان میں اضافہ کیا ہے کہ 11 نیو جو کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے دے دی ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پھر بجٹ پروپوزلز بھی آ رہے ہیں, چیمبرز بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز سے بھی دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ نیو جو ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بجٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے, وہ پروپوزلز بھی آ رہے ہیں. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میرا کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں جو پلان کرنا چاہیے نا, لانگ ٹرم کرنا چاہیے. بعض جگہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, ان کی پرابلمس, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور انہیں اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. لیکن میں ہمیشہ گورنمنٹ کو ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ایشوز آتے ہیں نا, پرائیویٹ سیکٹر کو آگے کریں, ہم بات کریں ان لوگوں سے, ہم بتائیں. بیسیکلی ان کا کام ہے کہ آپ کی اکانومی بہتر ہونا, ان کا کام ہے کہ فنڈز جنریٹ ہونا. تو ہمیں سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائزیشن کرنا از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہمارے پاس چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی. اگر ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے نا تو یہ ہماری بیوروکریسی اور سسٹم چینج ہو جائے گا. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ آج کے دور کے حساب سے دنیا میں جائیں, ہم وہیں پرانے دور میں کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم اگر کہیں دنیا میں جاتے ہیں تو ٹوٹل ڈیجیٹلائزیشن, آن لائن ساری چیزیں اپروولز ہوتی ہے, آن لائن ہر چیز ہوتی ہے. کیا ہے آپ کی ریکمنڈیشنز؟ میں کہہ رہا ہوں کہ خاص کر کنسٹرکشن انڈسٹری پہ آپ دیکھیں, لاسٹ 3 سال سے بالکل ہی خاموشی ہے, اس لیے کہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. آپ کا جب بینک ریٹ اتنے بڑھ گئے تھے, ڈالر آپ کا اسٹیبل نہیں تھا, اب ماشاءاللہ سے آپ کا ڈالر اسٹیبل ہے, آپ کا بینک ریٹ 11% آ گیا جو سنگل ڈیجٹ میں چلا جائے گا. صرف پالیسیز کی ضرورت ہے, کوئی نئے ٹیکسز کی ضرورت نہیں. ہاؤسنگ نیڈ ہے, ہاؤسنگ آپ کی ضرورت ہے, شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو کچی آبادی بنے گی, سلمز ڈیولپ ہوگا جو آپ کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہے. آپ کا ایڈریس نہیں ہوگا, ان کی یوٹیلیٹیز آپ نہیں لے سکیں گے. اس سے بہتر ہے پلان اسکیمز جہاں آ رہی ہیں لوگوں کو سپورٹ کریں, جہاں شارٹ فال ہے جو مڈل کلاس, ان افورڈیبل کلاس. کیا کام ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سلمز کا آپ نے ذکر کیا, کچی آبادی, چلیں اس کو ہٹا کے اگر ہم ریگولرائز چیزوں کی بات کریں اور یہ بات کریں کہ گھر تو سب کا ہی ایک خواب ہوتا ہے اور سب کو ہی ملنا چاہیے. کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹیکس عائد کیا گیا تھا جس پہ کسی کے پاس ایک پراپرٹی ہو تو اس کے بعد جو پراپرٹی ہوگی اسے ٹیکس دینا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریووک ہونا چاہیے؟ ہمارا کہنا ہے کہ جب آپ کی انویسٹمنٹس ایک دفعہ آ جائے گی اس ریئل اسٹیٹ میں تو آپ کے پاس ڈیٹا تو ہوگا. جب ٹرانسفر آف پراپرٹی ہوگی تو ڈیٹا آ جائے گا. آپ انویسٹمنٹس آنے دیں ریئل اسٹیٹ میں, اور اس کے جو ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے اس سے پھر آپ ٹیکسز کلیکٹ کریں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں محسن شکانی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ یا خاص کر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے
ये इकोनॉमी को ज़बरदस्त बूम दे सकती है अगर इस पर थोड़ा सा लीनियंसीज की जाए? 101% पूरी दुनिया में ऐसा होता है। जब भी इकोनॉमी कमज़ोर होती है या इकोनॉमी मूव नहीं कर रही होती तो दुनिया रियल एस्टेट को चलाती है। Right. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करने से आपकी 57 एलाइड इंडस्ट्री साथ चलती है, आपकी जॉब क्रिएशन होती है, शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग होती है। तो एक दफ़ा ये साइकिल चलता है तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलनी शुरू होता है। मेन जीडीपी में आपका रोल आना शुरू हो जाता है। आपकी इकोनॉमी जब मूव करेगी तो अब मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें मूव, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, आपने लॉन्ग टर्म पानी की प्लान करनी है, आपने स्कूल्स एंड हॉस्पिटल प्लान करना है, आपने ये देखना है हमारे इतने बच्चे स्कूल नहीं जाने, उनको हम कैसे स्कूल्स भेजेंगे ताकि वो न्यू जनरेशन हमारी पढ़ी लिखी होगी तो ही हम कुछ अचीव करेंगे। और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स खासकर सीमेंट, स्टील, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। हर चीज़ लास्ट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उससे कम में चल रही है तो हमें उससे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये टाइम है, राइट टाइम है। आज एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। और दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। 101% ये राइट टाइम है। आज आप करेंगे तो आज मुझे समझ आ रही है और नज़र आ रहा है कि पॉलिसीज़ को हम बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। जो IMF के प्रॉब्लम है हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोशिश करेंगे उन सबको रिजॉल्व करें और हम उनको अच्छे प्रपोजल्स देंगे। राइट, वेल थैंक यू सो मच। मोहसिन शकानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। एक ब्रेक की जाने दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। क्या आप गैर मेयारी तस्वीर, आवाज और सिग्नल से परेशान हैं? इन तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ला रहा है डिजिटल बॉक्स, जहां आप देख सकेंगे अपने पसंदीदा चैनल्स PTV होम, न्यूज, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, बोलान और PTV नेशनल। HD तस्वीर, साफ आवाज, ना केबल का झंझट, ना किसी और खर्चे की फिक्र। आज ही 051-920-6813 पर कॉल करें और हासिल करें अपना मुफ्त PTV डिजिटल बॉक्स या अपने करीबी PTV सेंटर से राब्ता करें। PTV डिजिटल बॉक्स, हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा आपके साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर। मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है? पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है? खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहरे इक्तदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकॉनमी के हवाले से। अभी हम पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बजट प्रपोजल या बजट डिस्कशंस जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर बजट के हवाले से जो टारगेटेड सब्सिडी होगी वो हमें जो है वो आईएमएफ से उसकी अप्रूवल्स लेनी होंगी और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो कंडीशनैलिटीज़ आईएमएफ की जानिब से दी गई हैं, यानी कि 11 न्यू कंडीशनैलिटीज़ हैं, तो वो क्या क्या होंगी और उस पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ रवा माली साल टैक्स महसूलात का हदफ जीडीपी के 12.6% तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि टैक्स कलेक्शन जो है वो उसको थोड़ा सा और जो है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन में एफबीआर के रिफॉर्म्स भी शामिल हैं और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एफबीआर की जानिब से पहले ही कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल्स दिए गए हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और टैक्स कलेक्शन में ख़ासकर जो नॉन फाइलर कैटेगरी है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा, इस बार टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाने की पॉलिसीज़ दी जाएंगी और बजट के अंदर क्या क्या जो है वो टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन होगी, आज इसके हवाले से बात करेंगे। और इस बार FY ईयर में तकरीबन 17,600 ट्रिलियन का जो एक अमाउंट है इससे तजावुज़ कर चुका है ये बजट। तो ऑफ कोर्स अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि PSDP के जो एक प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कितना ज़्यादा खर्च होगा, ख़ासकर मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से राइट साइजिंग की पहले भी जो है वो एक रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं। और साथ साथ ये जो बजट के अंदर हम मज़ीद जो कहेंगे ना कि कुछ रिकमेंडेशंस हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि आज हमारे पास इस साल यानी कि पॉलिसी मेकर्स ने कीन होकर जो ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो इस साल इकॉनमी को अलाइन करने के लिए हमारे पास क्या प्रपोजल्स हैं। सो वी विल डिस्कस इट एंड ख़ास कर हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। रोशन डिजिटल अकाउंट में मज़ीद जो है वो कुछ अकाउंट्स का इजाफा हुआ है, यानी कि 8,000 से ज़ायद रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जो है वो न्यू अकाउंट्स देखे गए हैं। पाकिस्तान में RDA में एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होना, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होना और उनको रिटर्न्स के मद में लेके जाना, ये बहुत ही खुशाइन बात है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक फैसिलिटी है, आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। और अप्रैल मंथ में करंट अकाउंट $1,20,00,000 सरप्लस रहा, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ है। आज मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वी हैव ए गेस्ट इन द स्टूडियो, खाकान वहीद ख्वाजा साहब मौजूद हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान और IMF के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से बजट टॉक्स स्टार्ट हो रही हैं। अमिड टॉक्स अगर हम बात करें, इससे पहले IMF ने एक वार्निंग भी दी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी बढ़ रही है इससे थोड़ा सा इशू हो सकता है खित्ते में, खासकर हम कह सकते हैं माली नुकसान हो सकता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे और बजट टॉक्स के अंदर क्या प्रपोजल्स हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यस जेबटाइज हो सकता है ये, इसलिए कि IMF ने बड़ा क्लियरली इस चीज़ पे पॉइंट आउट किया है कि जितना भी अब हमारी ट्रेंच आ रही है वो अगेंस्ट इंडिया यूज़ हो सकती है। तो लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ आर वेरी क्लियर, वो बहुत प्लान्ड हैं और उनका फोकस डेवलपमेंट पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे है और इंडस्ट्री पे है। तो वो इंशाल्लाह ताला हमें ये बिल्कुल IMF की ये जो शराइत मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 11 ये फिक्स हो जाएंगी, इस पे हम पूरे उतरेंगे। तो आई थिंक कि हम लोग नंबर 1 पे जो आता है ये इन्होंने जो IMF ने पॉइंट आउट किया है वो है जी ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नंबर 2 इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री को हमने जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ानी है और उसके लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 60 बिलियन से अबव एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए। रेमिटेंसेस ऑल्दो हमारे रिकॉर्ड हाई दिखाई दे रहे हैं और इस बार GDP ग्रोथ के लिए जो टैक्स कलेक्शन है, बिकॉज वी हैव 3 थिंग्स इन हैंड, और टैक्स कलेक्शन का निज़ाम उसको बेहतर करने के लिए काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं आप समझते हैं, कहाँ लूप होल्स हैं या कौन से बग्स हैं जिनको फिक्स हो जाना चाहिए? आई थिंक नंबर 1 जो FBR को ये चाहिए कि फिक्स टैक्स पे ज़्यादा तवज्जो दे। जितने भी हमारे इस वक्त मोर देन 100 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लोग हैं, दे आर रेडी टू पे टैक्स, बट अगर उनकी फिक्स हम कर दें
तो और उनको पता चल जाए Fixed कि tax हमने से क्या मुराद फिक्स है? टैक्स होता है कि लाइक एक स्टोर कीपर है या कैश एंड कैरी जैसे हैं बड़े स्टोर्स हैं, वो उनकी इनकम होगी अगर मोर देन 5 मिलियन, तो वो फिक्स हो जाएगा, उनका 100,000 या 200,000 फिक्स टैक्स पे करेंगे। फिक्स टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं आप। जी, तो exactly. इससे पहले हम आपको याद होगा 2-3 साल पहले फिक्स टैक्स रिजीम की मद में कुछ कहा गया था कि आपको कैटेगोरिकली 3 कैटेगरीज बनाई जाएंगी और फिक्स जी। टैक्स रिजीम किया जाएगा, जी। लेकिन इसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और काफ़ी इफ्स एंड बट्स रेज हुए थे। जी, उसमें बहुत सी डिफरेंट राय आई थी और इस पे वर्क भी हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट, और हमें चाहिए कि क्योंकि इस साल आईएमएफ ने इंक्रीज़ मांगा है और वो इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसको पूरा करने के लिए आपको सिर्फ एक सेक्टर में नहीं चलना, आपको एग्रीकल्चर में भी चलना है, आपको जो इंपोर्ट्स होती हैं कार्स, इस पे भी आईएमएफ ने ये कहा है कि आप इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप थोड़ा सा बढ़ाएं। इस पर कर रहे हैं, जी। एग्जैक्टली इसको अलाउ किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंडली ये है कि रोशन अकाउंट्स में कोई 8,000 इंक्रीज़ हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है 8,500,000 अकाउंट्स टोटल अभी तक हैं, 8,500, और इनका अगर हम देखा जाए तो ये कम है। हमारी जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज़ मैन पावर, और हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड हैं, टेक्नोलॉजी उनकी ट्रेनिंग करके उनको मुल्क से बाहर भेजना ज़रूरी है। राइट। अच्छा, हम बजट की बात करें तो 17,600 ट्रिलियन रुपीस का ये बजट है। जी। फिस्कल डिसिप्लिन कैसे मैनेज होगा? हमारी डेट रीपेमेंट भी होती है, ये। हमारे जो है वो तकरीबन रोल ओवर भी जो अमाउंट होता है उसके हवाले से भी बात करें। देखिए, इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, इस पे हम ज़्यादा जो एनर्जी सेक्टर पे तवज्जो देंगे, क्योंकि जितने भी आईपीपीज़ हैं उनसे हमारा एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, फिर लिटिगेशन में बहुत पैसा ब्लॉक हुआ है, वो हमारा निकलना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो सी हमारा एफबीआर का, वो भी लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक हुआ है। अगर वो इस साल हमारा निकल आता है तो आई थिंक वी कैन अप टू द मार्क और हम टारगेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट भी इस बार जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कर्टेल की गई है, जी। रॉ मटेरियल इंपोर्ट अलाउ की गई है और एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो इट मींस कि हमारे पास ये फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो सेफ एंड साउंड रहेगा इस बार। अच्छा, करंट अकाउंट के नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं इस बार, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इजाफा देखा गया है, सरप्लस है, क्या कहेंगे? देखिए जी, सरप्लस हमारे करंट अकाउंट्स जो से हैं उसमें कुछ हमारे नेबरिंग कंट्री ने हमें हेल्प आउट किया है, कुछ हमारे अपनी जो रिजर्व्स थे वो गेन किए गए हैं, तो आई थिंक कि ये आने वाले वक्त में और इंक्रीज होंगे इसमें, जो मेरे व्यूज़ के मुताबिक। राइट। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि बजट आ रहा है, बजट के अंदर कुछ पास्ट एक्टिविटीज़ गुजरी, यानी कि वो टैक्सेस इंप्लीमेंट किए गए जिससे थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी नाराज़ नज़र आई, यानी कि नाला नज़र आई, जिसमें खासकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को काफ़ी एक जर्क लगा। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आपके? खासकर इस बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने तमाम जो एक कहते हैं ना वो जो थोड़ा सा एक पोजीशंस थी जो हमारी नाराज़गी थी वो इस बार हम दूर कर देंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक इसमें जो इम्पोर्ट्स है स्क्रैप जैसे है आयरन स्टील के लिए बिलेट्स, उसकी ये थोड़े से डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट्स को जब तक हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, और रॉ मटेरियल जैसे फार्मास्यूटिकल है, आपका फार्मास्यूटिकल में आपको रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में एक चीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, यहाँ नहीं प्रोडक्ट बन रही है, तो उसको तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स है लाइक राइस है, क्रॉप्स में आ जाती है, ये टेक्सटाइल है, इनको हम इन एनी केस इंक्रीज़ करना है और उसी से ही हमें बेनिफिट होना है। और नंबर 2, जो हमारे पास मैन पावर है उसको हमने एक्सपोर्ट करना है, उसको हमने ट्रेन करके दूसरे मुल्क में भेजना है, और उनके जो रोशन अकाउंट्स हैं वो इंक्रीज़ करने हैं। 8,500,000 ये बहुत कम अकाउंट्स हैं। हमारे नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ और नंबर ऑफ जो यहाँ से फॉरेन वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है इससे,
तो वो वाया रेमिटेंसेस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई इस बार दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं लेकिन लगता कम कि है, अगर ये अभी भी ऐसे कम। ही जाते रहे तो हमारे पास रेमिटेंसेस जो है वो एक्सपोर्ट से भी ज्यादा आगे निकल जाएंगे? जी बिल्कुल, यही तो टारगेट्स हैं। हम बहुत से सेक्टर्स में अभी यही काम कर रहे हैं कि हम यहाँ से मैन पावर बाहर भेजें, मिडल ईस्ट में स्पेशली, और हमें अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तानी की सबसे ज्यादा कोशिश होती है, वर्क फोर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले उनकी ये कोशिश होती है कि मिडिल ईस्ट यानी कि एक जितने भी ज्यादा यूएई एंड अलाय कंट्रीज हैं उनमें जो है वो फोकस किया जाए। तो आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा हमारी एक कैपेसिटी है, खासकर जापान है, जर्मनी है, यूएस है, और हमारे लिए आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यू डोर्स ओपन हुए? देखिए जी, इस दफ़ा अभी आईएमएफ ने ये 11 जो आपने शुरू में बात की थी कंडीशंस लगाई हैं, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपने टेक्नोलॉजी जोन्स खोलने हैं, आपने इंडस्ट्रियल जोन्स खोलने हैं, और उनको आपने 2035 तक कंप्लीट करना है। ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे अपनी लेबर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेबर को टेक्नोलॉजी और उसको साथ साथ ट्रेनिंग दे के मिडल ईस्ट में भेजते हैं। मिडल ईस्ट में स्पेशली सऊदीया में ज़्यादा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वहाँ दे नीड हमारे लेबर की और बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हम भेज सकते हैं। और ये जो नंबर 8,500,000 का नंबर है, ये हम डबल भी कर सकते हैं। ये तो आरडी अकाउंट है ना, लेकिन रेमिटेंसेस की मद में तो और भी ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, खासकर हम देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर वो पाकिस्तानी हैं और दूसरे मुल्क से अपना पैसा ला रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फॉरेनर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर द प्रॉफिट, और जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और उस वक्त उसको वो प्रॉफिट लेके वापस जाना होता है, तो उतना ही अमाउंट हमारे स्टेट बैंक से पैसा निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा ख़तरनाक है। अदरवाइज़ हमारे जो अपने पाकिस्तानी अब्रॉड रह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्पेशली वो तो अपने प्यारों को भी तो भेजते हैं पैसे, रेमिटेंसेस की मदद से। वो एक रेमिटेंस होती है, लेकिन उसके अलावा अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, वो कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करें, वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान लेकर आएँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी है। एट द एंड ऑफ द डे उनको आना पाकिस्तान में ही होता है, उस पैसे को पाकिस्तान आना होता है। डेफिनेटली वही तो हमारा बेनिफिट है, इसका सबसे बड़ा पर्क वही है। अच्छा, बजट की ही अगेन बात करेंगे। टैक्स कलेक्शन का निज़ाम, रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स एफबीआर की जानिब से फेसलेस असेसमेंट सिस्टम लॉन्च किए गए, काफ़ी सारी चीज़ें न्यू, कुछ टैक्सेस के हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाया गया। तो अब आपको क्या लगता है कहाँ लूप होल है जो टैक्स के हवाले से हमें फौरी तौर पर, जैसे आपने फिक्स टैक्स रिजीम का जिक्र किया था इससे पहले, अगर बिजनेस कम्युनिटी को सुपर टैक्स दिया जाता है या सुपर टैक्स के हवाले से कुछ कम किया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो इम्कानात दिख नहीं रहे। पहले 1 ईयर था, अब ये 3 इयर्स तक हो चुका है और तीसरा साल होगा कि ये सुपर टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्सेस के हवाले से आपकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है गवर्नमेंट की, और क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, आई थिंक जो हम वापस अगर पिछले सवाल पे जाते हैं कि टैक्स को इंक्रीज़ कैसे करना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। उसमें बेस्ट वे ये है कि आपको सबसे पहला जो ग्रुप है वो है बिज़नेस ग्रुप। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिज़नेस करते हैं और उनको अपनी ईयरली इनकम बड़ी फिक्स क्लियर होती है। अगर उनके साथ बैठ के आप इंक्रीज़ करते हैं, उनके साथ बैठ के अगर नेगोशिएशन करते हैं, तो आई थिंक आपका विद इन स्पैन ऑफ 60 डेज़ आप मिनिमम 5 to 10% अपने टैक्स सर्कल में जो इंक्रीज़ है वो नज़र आ जाएगी आपको। क्योंकि अगर उनको ट्रस्ट में लेकर आते हैं बिजनेसमैन का ट्रस्ट नहीं है इस वक्त एफबीआर पे। वो डरता है कि अगर मैंने एक दफ़ा टैक्स जमा करवा दिया तो मैं इस सर्कल में आ जाऊंगा और मेरी बाकी चीज़ें जो सी हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। अगर एफबीआर उनको ट्रस्ट एक दफ़ा ट्रस्ट दे, तो कैसे दिया जाएगा ये ट्रस्ट? उनको यही तरीका है कि उनको फिक्स करें और उनको कहें कि हमारा कोई भी आपको नोटिस नहीं आएगा, आपको किसी किस्म का पूरे 3 साल के लिए उनका वो टैक्स फ्री कर दें, टैक्स फिक्स कर दें, जो कि दे हैव टू पे इट। और कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उनको पता है कि वो 10 लाख रुपया कमाते हैं और 2 लाख उनको टैक्स देना है, तो दे आर रेडी टू पे।
لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر مجھے نوٹسز آئیں گے, مجھے کورٹ میں جانا پڑے گا, میرا ٹائم ویسٹ ہوگا, تو آئی تھنک کہ وہ بہت سی چیزیں ان کے پاس ایسی ہیں, بلکہ ہمارے ایف بی آر کے اندر ہی کچھ لوگ موجود ہیں اور ان کو گائیڈ آپ کرتے سمجھتے ہیں ہیں. کہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی پھر اس سے؟ ایگزیکٹلی. اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ان کو تنگ نہ کیا جائے, فکس ٹیکس رجیم میں لایا جائے جی. اور آٹومیٹیکلی بس کہتے ہیں نا کہ بار بار تنگ نہ کریں, ایک ہی باری میں پورے سال میں ٹیکس فائل کر دیں. ایگزیکٹلی. رائٹ, تو یہ ایک سولوشن ہے آف کورس ٹیکسز کے لیے. تھوڑا سا پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خطے میں ہم نے دیکھا حال ہی میں تھوڑی سی چیزیں چینجز ہوئیں, ایک جارحیت کا جو ہے وہ ایک تماشا بھی ہم نے دیکھا, لیکن پاکستان نے اس کا بہترین مقابلہ کیا. اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی پروڈکٹس یعنی کہ باسمتی رائس ہم نے دیکھا کہ اس کو تھوڑا سا وہ اپنے نام سے رجسٹر کروانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر, اور خاص کر اس ٹائپ کی پروڈکٹس جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں اس کو وہ کیسے روکا جائے؟ خاص کر انڈیا کی تو یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ بچکانہ حرکت ہے. انڈیا نے بہت سی بچکانہ حرکتیں پہلے بھی کی ہیں اور اس کی میڈیا نے بھی کی ہے, لیکن ہمارے میڈیا نے بہت سوبرلی ان کو ایکٹ کیا ہے اس پوری وار کے جو ہمارا پیریڈ گزرا ہے. آپ اکنامکلی اگر دیکھیں تو انڈیا کو اپروکسیمیٹلی 760 بلین کا ود ان اسپین آف 7 days نقصان ہوا ہے, اور اس کا شیئر جو مارکیٹ ہے وہ اس طرح گری ہے, اور ہماری شیئر مارکیٹ جس دن ختم ہوا تھا وہ ریز کی ہے. تو یہ فرق ہے انڈیا اور پاکستان میں. ابھی ان کی ایئر سپیس بالکل بند ہوئی ہے پاکستان, اور ان کو اپروکسیمیٹلی ابھی ان کی جو ایویشن نے انہوں نے گورنمنٹ, ان کی انڈین گورنمنٹ سے سبسڈری مانگی ہے کہ ہمیں $500 ملین کی سبسڈائز کیا جائے, کہ ہمیں اپنی رن کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایویشن کو. دیز آر دی پرابلمز. ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اکنامیکلی وار ان کو تباہ کر دے گی, اور پاکستان کو اکنامیکلی نہیں تباہ کر سکتی. ریزن یہ ہے کہ ہم ایک فلیگ کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں, ہم موت کو شہادت سمجھتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہیں کہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے کہ ہم اکنامیکلی اپنے آپ کو اس ٹینیور میں اسٹرانگ کریں, اسی لیے کہ قوم ایک فلیگ کے نیچے جمع ہو گئی ہے. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی ریفارمز سپیڈی جو ہم نے 3 سال میں کرنی ہے وہ 1 سال میں کریں. اور ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز آئی تھنک دے آر انڈر ون فلیگ, اور آئی تھنک کہ ابھی ہمیں کوئی بھی فرق نہیں نظر آ رہا کہیں سے بھی, اور ہم ڈیفینیٹلی ریفارم کر جائیں گے. اچھا, کرنسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کرنسی ایک اسٹیبل دکھائی دے رہی ہے. بجٹ میں یہ جب بجٹ پیش کیا جائے گا, یا کچھ رومرز بھی ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہم دیکھیں کہ کچھ ڈی ایویلیوشن کے چانسز بتائے جا رہے ہیں فار دی سیک آف ایکسپورٹرز, کہ ایکسپورٹرز کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ہو. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور کرنسی اسٹیبلائز ہے سنس 3 years, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں جی, جب آپ کی ریونیو فارن ایکسچینج آپ کے اسٹیٹ بینک میں آتا ہے تو یہ دس از کمپلیٹلی لنکڈ ود ایچ ادر, اور اسی وقت آپ کی جو مہنگائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اب ہماری کم نہیں ہوئی ہے, اسٹیبل ہوئی ہے اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈالر, ہماری کرنسی اسٹیبل ہوئی ہے بیکاز وی ہیو ریزروز ان آور اسٹیٹ بینک. تو آئی تھنک کہ آنے والے وقت میں ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوگی اس سے بھی زیادہ. رائٹ. اچھا, تھوڑا سا اگر ہم اکانومی کے پرسپیکٹو میں ہی بات کر رہے ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل جو انٹرنیشنل جو ہے وہ گلوبل ہو گیا تھا, لیکن اب ساری چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف آ گئی. اس سے ہماری جو ایک اکانومی کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں شیئر ہے پوری دنیا کے اندر, یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک پوزیشن ہے, وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی پوزیشن تو ہم نہیں لے سکتے ہیں, یہ بڑا ہم کلیئر ہیں اس میں, لیکن آنے والے وقت میں اگر جس طرح ہم نے اپنی ایگریکلچر کو ریفارم سٹارٹ کی ہیں, اسی طریقے سے ہمارا ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے, اسی طریقے سے ہماری ریزرو فارن ایکسچینج وہ بہتر ہو رہی ہیں. I'm talking about the grabbing business through our position, ہماری جو ایک انٹرنیشنل پوزیشن ہو گئی ہے. جی, اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انرجی پہ کام کرنا ہے. جب آپ انڈسٹریلسٹ کو تھوڑا سا ریفارمز کی سائڈ پہ ان کو فیسلٹیز دیں گے, ہمارا سب سے انڈسٹریلسٹ کو سب سے بڑا پرابلم ہے انرجی کا, الیکٹرسٹی کا. اس کو اگر آپ ریلیف دیں گے
तो आई थिंक हम मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हम बहुत अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्राइस अपनी मिनिमम करके हम दुनिया में जा सकते हैं, बिल्कुल। और हमारे पास एक सेक्टर वो भी है जो उभरा है, जिसे हम कहते हैं डिफेंस प्रोडक्शन। इसके हवाले से भी बिजनेसेस काफ़ी आ सकता है। हमारे जी देखें, जिस दिन हमारी वॉर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान जब क्लोज उसमें चली गई थी, गो वो इंडिया भी कह रहा है कि वी आर प्लानिंग बट दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग, उसमें हमारे जो थंडर 17 के जो शेयर्स थे वो रेस कर गए थे और वो बहुत अच्छे 60% पे रेस किए थे। और ये बहुत बड़ा नंबर है। आई थिंक कि नाइजीरिया ने हमसे लिए थे, लेकिन अब जो हमें डिमांड्स आएंगी वो डिफरेंट प्राइसेस पे होंगी और ये हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का जो फॉरेन एक्सचेंज का जरिया है वो बनेगा। इट मींस कि हमारी जितनी एक्सपोर्ट है इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ सिंपल एक सेक्टर की हो सकती है। डेफिनेटली विल गो फॉर इट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर ये वो न्यूज़ जो कि मार्केट में फ्लोट करी कि बजट आने के बाद दोबारा इकोनॉमी में बूम आएगा? देखिए जी, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा इस बजट में, और जैसे ही बिजनेसमैन बड़ा अपॉर्चुनिटिस्ट होता है, वो जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अवेल करता है, वो एक मिनट भी ज़ाया नहीं करता। तो आई थिंक कि इस बजट में बिजनेसमैन को थोड़ा इन्हांस किया जा रहा है। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने इकोनॉमी के हवाले से बात की और हम देख रहे हैं चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं। बजट पेश किया जाएगा बड़ी ईद से पहले और इसके अंदर काफ़ी प्रपोजल्स जो है वो चेंबर ने दिए हैं। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।